चौथा चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक्स का, मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले इसके लिए हमें मांग क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो अर्थशास्त्र में मांग शब्द का प्रयोग विशेष अर्थों में किया जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इच्छा, आवश्यकता और मांग का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। हम अगर ये कहते हैं कि हमें किसी चीज़ की इच्छा है तो हम यही मान लेते हैं कि हाँ ये उसकी मांग है। आवश्यकता भी उसी तरह है और मांग भी, परंतु अर्थशास्त्र में इन तीनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। मान लीजिए आपकी रंगीन टीवी लेने की इच्छा है परंतु आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो यह इच्छा आर्थिक दृष्टि से केवल इच्छा ही है, क्योंकि उसको पूरा करने के लिए हमारे पास साधन नहीं है, मांग नहीं। और यदि पर्याप्त धन होते हुए भी आप उस धन को टीवी खरीदने पर खर्च करना नहीं चाहते तो यह इच्छा केवल आवश्यकता ही कहलाएगी। हमारे पास धन भी है, हमारी इच्छा भी है, लेकिन हम उस धन को उस पर खर्च नहीं करना चाहते तो वो केवल आवश्यकता कहलाएगी, मांग नहीं कहलाएगी। यह इच्छा उसी स्थिति में मांग का रूप धारण करेगी जिस स्थिति में अर्थात एक निश्चित समय और निश्चित कीमत पर आप रंगीन टीवी खरीदने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए इच्छा, आवश्यकता और मांग में अंतर है। तो किसी वस्तु की मांग क्या है? अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता उसकी जितनी मात्रा खरीदने को इच्छुक और योग्य होता है उसे मांगी गई मात्रा कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप आइसक्रीम की कीमत 1 रुपये है। 1 रुपये प्रति आइसक्रीम पर उपभोक्ता 5 आइसक्रीम की मात्रा खरीदता है, अर्थात 1 रुपये प्रति आइसक्रीम की कीमत पर 5 आइसक्रीम की मात्रा मांगी गई है। और ये तो है मांगी गई मात्रा। और मांग किसी पदार्थ या वस्तु की वे मात्राएं हैं जो अन्य तत्वों के समान रहने पर एक उपभोक्ता समय की एक निश्चित अवधि में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए इच्छुक और योग्य है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए उपभोक्ता 1 रुपये कीमत पर आइसक्रीम की मांग करता है। 1 रुपये कीमत पर आइसक्रीम की मांग करता है, 3 आइसक्रीम की मांग करता है, 2 रुपये कीमत पर 4 आइसक्रीम की और 3 रुपये कीमत पर 2 आइसक्रीम की मांग करता है। अतः मांग की परिभाषा किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा, उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त धन और धन खर्च करने की तत्परता के रूप में दी जा सकती है। तो एक वस्तु की मांग के 3 तत्व होते हैं: वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उस इच्छा को पूरा करने के लिए धन और धन खर्च करने के लिए तत्परता। तो परिभाषा फर्गूसन के शब्दों में मांग किसी वस्तु की वे मात्राएं हैं जिन्हें एक उपभोक्ता अन्य बातें समान रहने पर प्रत्येक संभव कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदने के लिए इच्छुक और योग्य हैं। ठीक है, अब है मांग अनुसूची या मांग तालिका। तो मांग अनुसूची वह तालिका है जो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों तथा उन पर खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट करता है। ठीक है, किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों तथा उन पर खरीदी गई मात्रा का जो संबंध है वो मांग तालिका है। वह तालिका जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया गया है मांग अनुसूची कहलाती है। तो मांग अनुसूची 2 प्रकार की होती है: व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। व्यक्तिगत मांग अनुसूची वह तालिका है जो मांग के अन्य निर्धारकों के अपरिवर्तित रहने की दशा में एक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित समय में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगी गई मात्रा के संबंध को प्रकट करता है। अर्थात किसी निश्चित समय में एक व्यक्ति, ठीक है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची है तो केवल एक व्यक्ति किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी जितनी मात्राओं की मांग करेगा उसकी तालिका को व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। तो इसकी तालिका बना दोगे। जैसे किसी वस्तु मतलब आइसक्रीम की कीमत और मांग में संबंध है। आइसक्रीम की कीमत, हम इस बात को अपने माइंड में रख के चलते हैं कि किसी भी वस्तु की कीमत जैसे जैसे बढ़ती है उसकी मांग क्या होती है? कम होती है। कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाएगी और मांग कम होने पर कीमत बढ़ने पर मांग कम होगी, कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाएगी। तो जैसे आइसक्रीम की कीमत 1 रुपये है, 1 रुपये पर 4 आइसक्रीम मांगी गई मात्रा 4। उसके बाद अगर कीमत बढ़ करके 1 रुपये से 2 रुपये हो जाती है तो 3 आइसक्रीम की मांग है। अगर और भी कीमत बढ़ के 3 रुपये हो जाती है तो मांग कम हो करके 2 हो जाती है। और अगर आइसक्रीम की कीमत 4 रुपये हो जाती है तो मांग कम हो करके 1 हो जाती है। तो तालिका से ज्ञात होता है
कि जैसे जैसे आइसक्रीम की कीमत बढ़ रही है उसकी कम मात्रा मांगी जा रही है। जब कीमत 4 रुपये प्रति आइसक्रीम है तो उपभोक्ता एक आइसक्रीम खरीदता है, परंतु कीमत के कम होकर 1 रुपया प्रति आइसक्रीम होने पर मांग बढ़कर 4 आइसक्रीम हो गई है। ठीक है, ये तो था व्यक्तिगत मांग अनुसूची। एक व्यक्ति की मांगी गई मात्रा। बाजार मांग अनुसूची, तो प्रत्येक बाजार में किसी वस्तु जैसे सेब या आइसक्रीम आदि के बहुत से क्रेता होते हैं। जिस तालिका द्वारा विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की बाजार में सब क्रेताओं की कुल मांग को प्रकट किया जाएगा उसे बाजार मांग अनुसूची कहा जाएगा। तो बाजार मांग अनुसूची की परिभाषा किसी वस्तु की उन मात्राओं के रूप में दी जाती है जो उस वस्तु के सभी उपभोक्ता किसी निश्चित समय पर संभव कीमतों पर खरीदेंगे। जैसे उपभोक्ता मान लो बाजार में 2 उपभोक्ता हैं, ए और बी। तो आइसक्रीम की कीमत 1 रुपये पर ए करता है 4 आइसक्रीम की मांग, बी करता है 5 की। तो बाजार मांग टोटल कितने हो जाएंगी, मतलब यहाँ पे हम उदाहरण दे रहे हैं ए और बी कितने भी मतलब उपभोक्ता हो सकते हैं, उनका जो टोटल कर देंगे तो वो बाजार मांग हो जाएगी। 1 रुपये पर 4 + 5 बाजार मांग 9 हो जाएगी। आइसक्रीम की कीमत अगर बढ़ेगी 2 रुपये हो जाएगी, ए की मांग 3 हो जाएगी, बी की 4 हो जाएगी, टोटल बाजार मांग 7 हो जाएगी। फिर और भी कीमत बढ़ेगी तो मांग ए की कम होकर के 2 हो जाएगी, बी की 3 हो जाएगी, टोटल 5 हो जाएगी। उसी तरह अगर कीमत बढ़ करके 4 हो जाएगी, ए की मांग 1 है, बी की 2 है और बाजार मांग 3 आइसक्रीम हो जाएगी। तो बाजार मांग अनुसूची भी मांग के नियम के अनुसार ये प्रकट करती है कि किसी वस्तु जैसे कि आइसक्रीम की कीमत बढ़ने पर उसकी बाजार मांग कम हो जाती है। जैसे इस तालिका से ज्ञात होता है कि जब आइसक्रीम की कीमत 1 रुपये प्रति इकाई है तो ए उपभोक्ता की मांग 4 है जबकि बी की 5 है। ठीक है, इसलिए 1 रुपये कीमत पर बाजार मांग 9 आइसक्रीम है। जब कीमत बढ़कर 2 रुपये हो जाती है तो बाजार मांग घटकर 7 आइसक्रीम रह जाती है। तो बाजार मांग अनुसूची किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को दिखाती है जिन्हें बाजार में सभी उपभोक्ता एक निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद है मांग फलन या मांग के निर्धारक तत्व। तो मांग फलन या मांग के निर्धारक तत्व में आएगा कि किसी वस्तु की मांग किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, किन किन तत्वों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो मांग फलन किसी वस्तु की मांग और उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों में संबंध प्रकट करता है। इससे प्रकट होता है कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत या उपभोक्ता की आय या अन्य तत्वों से किस प्रकार संबंधित है। मांग के 2 पहलू अर्थात व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग से संबंधित मांग फलन भी 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन का मतलब है एक व्यक्ति की मांग किन किन तत्वों पर निर्भर करती है, अर्थात किन वस्तुओं के किन तत्वों का एक व्यक्ति की मांग पर प्रभाव पड़ता है। और बाजार मांग फलन पूरे बाजार की मांग पर किन किन तत्वों का प्रभाव पड़ता है। तो देखो फर्स्ट व्यक्तिगत मांग तत्व है, व्यक्तिगत मांग फलन। फर्स्ट है वस्तु की अपनी कीमत। तो एक व्यक्ति के संदर्भ में हम देख रहे हैं जैसे कि हम किसी वस्तु की मांग करते हैं तो उसकी अपनी कीमत किस प्रकार से उसको मांग को प्रभावित करेगी। ठीक है, जैसे कि एक आइसक्रीम है या कोई भी वस्तु ले लो तो उसकी अपनी कीमत बढ़ने पर कीमत बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, उसकी मांग कम करेंगे। अगर उसकी कीमत कम हो जाएगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो सामान्यतः किसी भी वस्तु की मांग की मात्रा उस वस्तु की अपनी कीमत पर निर्भर होती है। अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने का मतलब जो दूसरे तत्व हैं। वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने से मांग में भी परिवर्तन होगा। साधारणतः वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है और वस्तु की अपनी कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ती है। किसी वस्तु की अपनी कीमत और उसकी मांग के संबंध को मांग का नियम कहा जाता है। उसके बाद है संबंधित वस्तुओं की कीमत। तो एक वस्तु की मांग पर संबंधित वस्तुओं की कीमत में होने वाले परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। अब जो संबंधित वस्तुएं हैं वो कई प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती हैं और इनका मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चाय और कॉफ़ी। ठीक है, चाय और कॉफ़ी प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग लाई जा सकती हैं। इन वस्तुओं में से एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी की मांग बढ़ जाती है और एक वस्तु की कीमत कम होने पर दूसरी की मांग कम हो जाती है। मान लीजिए कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाती है,
तो लोग उसके स्थान पर चाय का अधिक प्रयोग करेंगे, क्योंकि कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई, इसलिए चाय का अधिक प्रयोग करेंगे तो उसकी मांग बढ़ जाएगी चाय की। इसके विपरीत यदि कॉफ़ी की कीमत कम हो जाती है तो लोग चाय के स्थान पर भी कॉफ़ी का ही प्रयोग करने लगेंगे और कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। दूसरा, पूरक वस्तुएं। तो पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करती हैं। अन्य शब्दों में पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका एक वस्तु के बिना दूसरी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसे पेन और स्याही, कार और पेट्रोल। इनका संबंध इस प्रकार का होता है कि एक की कीमत में वृद्धि होने से दूसरी की मांग कम हो जाती है और एक की कीमत में कमी होने से दूसरी की मांग में वृद्धि हो जाती है। जैसे यदि पेन की कीमत बढ़ती है तो पेन की मांग कम हो जाएगी, जिससे स्याही की मांग भी कम हो जाएगी, क्योंकि पेन की मांग ही कम होगी तो स्याही की अपने आप ही हो जाएगी। इसके विपरीत यदि पेन की कीमत कम होती है तो पेन की मांग बढ़ जाएगी, इससे स्याही की मांग भी बढ़ जाएगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट है उपभोक्ता की आय। तो उपभोक्ता यानी कि जो उस वस्तु को खरीद रहा है, उपभोक्ता की आय का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। एक उपभोक्ता की आय बढ़ने पर, जैसे मान लो हम हैं, हमारी आय बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, वस्तु की मांग ज़्यादा करेंगे। सामान्य वस्तुओं की, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है और आय कम होने पर मांग कम होती है। इसके विपरीत घटिया या निम्न कोटि की वस्तुएं जैसे मोटे अनाज आदि के संबंध में उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। तो कैसे, जैसे मोटा अनाज है, एक उपभोक्ता की आय कम है, वो उसका प्रयोग कर रहा है निम्न कोटि की वस्तु का, लेकिन जैसे ही उस उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वो उसके स्थान पर अच्छी वस्तु, सामान्य वस्तु का प्रयोग करना शुरू कर देगा। इसलिए आय बढ़ने पर जो निम्न कोटि की वस्तु है उसकी मांग कम हो जाएगी और आय कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाएगी। फिर रुचि और प्राथमिकताएं। किसी भी वस्तु या सेवा की मांग व्यक्ति की रुचि और प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। इन शब्दों का प्रयोग काफ़ी विस्तृत अर्थों में किया जाता है। इसमें फैशन, आदत, रीति रिवाज आदि को शामिल किया जाता है। उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकताओं पर विज्ञापन, फैशन, मौसम, नए आविष्कारों आदि का प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ताओं को जिन वस्तुओं के लिए रुचि और प्राथमिकता बढ़ जाती है उनकी मांग बढ़ जाती है, और यदि उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए रुचि या प्राथमिकता नहीं होती तो उसकी मांग कम होती है। उसी तरह से जो वस्तु फैशन में होती है उसकी मांग ज़्यादा होती है, तो वो आउट ऑफ फैशन हो जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। उसी प्रकार से जो आदत होती हैं, जैसे एक व्यक्ति है उसको चाय पीने की आदत हो जाती है तो चाय की कीमत बढ़ जाने पर भी वो उस वस्तु की मांग अवश्य ही करेगा। फिर है संभावनाएं। संभावनाओं का मतलब है भविष्य में बाजार में वस्तु की कीमत कम या अधिक होने की संभावनाएं। यदि उपभोक्ता को यह संभावना हो कि भविष्य में कीमतें बढ़ जाएंगी तो वह वर्तमान में वस्तु की प्रचलित कीमत पर उसका अधिक मात्रा खरीदेगा। इसी प्रकार यदि उपभोक्ता को ये आशा हो कि भविष्य में वस्तु की कीमत घट जाएगी तो वह वर्तमान में वस्तु की कम मांग करेगा या मांग को कम कर देगा। ठीक है। अगर हमें ये पता हो कि भविष्य में आगे आने वाले समय में किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, उसको अभी से स्टोर करना शुरू कर देते हैं, उसकी मांग बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कम होने की संभावना है तो हम अभी उसका प्रयोग स्थगित कर देंगे और बाद में उसकी मांग करेंगे। ठीक है। ये तो होगी एक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत मांग फलन। दूसरा बाजार मांग फलन। बाजार मांग फलन में आएगा पूरे बाजार के स्तर पर कौन कौन से बाजार मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। सबसे पहले जनसंख्या। तो जनसंख्या का मांग पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। ये तो डेफिनेटली सोचने वाली बात है। अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो किसी वस्तु की मांग ज़्यादा होगी, अगर कम होगी तो कम होगी। जनसंख्या का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ने से बाजार मांग बढ़ जाती है, कम होने से मांग कम हो जाती है। इसी प्रकार से जनसंख्या की रचना का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या की रचना में परिवर्तन आ जाता है। जैसे मान लो स्त्रियों की जनसंख्या बढ़ जाए तो उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है जिन्हें स्त्रियां खरीदती हैं। इसी तरह से अगर जनसंख्या में वृद्ध व्यक्तियों की जनसंख्या बढ़ जाती है तो वृद्धों से संबंधित जैसे लाठी, चश्मे आदि की मांग बढ़ जाएगी। सरकार की नीति। सरकार की नीति का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। जब सरकार किसी वस्तु की मांग को कम करना चाहती है तो उस पर टैक्स लगा देती है। ठीक है। टैक्स लगाने से क्या होगा, उस वस्तु की कीमतें बढ़ जाएगी और कीमत बढ़ने से उसकी मांग कम हो जाएगी। कर लगाने से वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और मांग कम हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर सरकार मांग को बढ़ाना चाहती है तो उस वस्तु की कीमत कम करने के लिए कई प्रकार की सब्सिडीज दे देती है, जिससे वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ठीक है। उसके बाद है जलवायु और मौसम।
तो मांग पर जलवायु और मौसम का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे ठंडी जलवायु वाले स्थानों पर ऊनी कपड़े की मांग अधिक होगी। उसी प्रकार से जैसे गर्मी के दिनों में बर्फ़ की मांग अधिक हो जाती है, परंतु सर्दी में बर्फ़ की मांग कम हो जाती है। और लास्ट है आय का वितरण। बाजार मांग पर समाज में आय के वितरण का भी प्रभाव पड़ता है। यदि आय का वितरण समान रूप से होता है तो मांग अधिक होगी। समान रूप से आय का वितरण होने का मतलब है जैसे हमारे देश में है कि जो 90% राष्ट्रीय आय है वो केवल 10% लोगों के हाथ में है, तो असमान वितरण होगा। समान वितरण का मतलब है कि जो राष्ट्रीय आय है वो समान रूप से लोगों के पास वितरित है, सब लोगों को समान रूप से पैसा है सबके पास। तो यदि आय का वितरण समान रूप से होता है तो मांग अधिक होगी, क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास पैसा होगा तो वो अधिक मांग करेंगे। इसके विपरीत यदि आय का वितरण समान है तो कम लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वही लोग मांग करेंगे जिनके पास ज़्यादा पैसा है, तो मांग कम होगी, क्योंकि कुछ लोगों की आय बहुत अधिक होगी और अधिकतर लोगों की आय कम होगी, इसलिए बाजार मांग भी कम होगी। ठीक है, तो ये हो गए मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन जो एक व्यक्ति की मांग को प्रभावित करते हैं, बाजार मांग फलन जो पूरे बाजार की मांग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट।